नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे भारत बांग्लादेश संबंधों की। 4 दिवसीय दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंगलवार को नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की इस बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास में भागीदार है और इस क्षेत्र में सबसे बड़ा व्यापार भागीदार भी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि हमारी प्राथमिकता लोगों के मुद्दों, गरीबी और आर्थिक क्षेत्र को विकसित करना है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि दोनों देश इन मुद्दों पर एक साथ काम करते हैं ताकि पूरे साउथ एशिया में लोग बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें। भारत और बांग्लादेश के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये समझौते कौन कौन से हैं और इन समझौते के क्या मायने हैं, मुद्दा आपका में आज इस पर चर्चा करेंगे और भारत बांग्लादेश संबंधों के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सेवानिवृत्त मेजर जनरल रिटायर्ड अश्वनी कुमार सिवाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। अश्वनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर स्मृति एस पटनायक जी से, रिसर्च फेलो हैं मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड एनालिसिस में। आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और बात करेंगे बांग्लादेश की पूर्व उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास जी से। रीवा गांगुली जी, आपका भी स्वागत है और शुरुआत मैं आप ही से ही करूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना जी के बीच जो आज द्विपक्षीय बैठक हुई है, उसे आप कैसे देखती हैं? खासतौर से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझौते तो हुए ही, लेकिन दोनों ही जो प्रधानमंत्री हैं एक दूसरे की आज़ादी का जो जश्न है उस पर भी चर्चा की, उस पर भी एक प्रकार से खुशी का इजहार किया। आप कैसे देखती हैं इसको? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे को जैसा कि हम एक्सपेक्ट ही कर रहे थे कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विजिट है। ये विजिट को हमें इस पिछले साल के जो एक लगातार विजिट्स का जो एक स्ट्रीम था, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। आपको पता है कि लास्ट ईयर अनप्रेसिडेंटेड प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर दोनों ही बांग्लादेश गए थे एंड हमारे दोनों देशों ने 4 बहुत महत्वपूर्ण लैंडमार्क को सेलिब्रेट किया। Bangabandhu's 100 years of his birth anniversary, 50 years of establishment of diplomatic relations, 50 years of Bangladesh's independence और आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो विजिट पे शेख हसीना आई है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट है। और आज हमने देखा उनका सुबह सेरेमोनियल वेलकम हुआ फोरपोर्ट ऑफ राष्ट्रपति भवन में। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी 101 बात हुई, डेलीगेशन लेवल की बात हुई और रेस्ट्रिक्टेड मीटिंग भी हुई। और उसके बाद हमने 7 MOU साइन हुए हैं, जो कि सभी बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक एरियाज में हैं। और कुछ प्रोजेक्ट्स को भी हमने देखा। एनर्जी में मैत्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन का जो एक यूनिट 1 का इनॉग्रेशन और 2 और रेलवे प्रोजेक्ट्स, एक रूपसा ब्रिज एंड द अदर वन अनदर कनेक्टिंग ट्रेन लाइन। सो ऑल ओवर वन कुड से दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट। और इसमें जो हमारा जो रिलेशनशिप है, जो मल्टीफेसेटेड रिलेशनशिप है, जिसमें बहुत नए एरियाज ऑफ कोऑपरेशन ऐड हुए हैं, जैसे न्यूक्लियर साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IT एंड हमने देखा कि इन सारे सेक्टर्स में बातचीत हुई और बहुत इम्पोर्टेंट नतीजे दिखाई दिए। और मेरे हिसाब से कुशियारा रिवर का जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट है, गंगा वाटर ट्रीटी 96 में हुआ था, उसके बाद पहली बार। रीवा गांगुली जी, जो समझौते हुए हैं मैं उससे आपसे समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन अश्वनी जी, क्योंकि ये बात मैं इसलिए उठा रहा हूं कि जब बांग्लादेश की आज़ादी का जश्न पिछले साल मनाया गया था, 50 साल पूरे हुए थे, उस पर भारत ने बधाई दी थी बांग्लादेश को। और इस बार अमृत महोत्सव के मौके पर शेख हसीना ने भारत को बधाई दी है और दोनों ही देशों ने
जो विजन तय किया है वो 25 साल के लिए तय किया है कि आगे दोनों देशों के रिश्ते कैसे चलें अगले 25 सालों में, विकास की दृष्टि से, सहयोग की दृष्टि से। आप कैसे देखते हैं इस भावना को? बिल्कुल, देखो मनोज, इसमें कोई शक नहीं, ये भावना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच्चाई है, 50 साल पूरे किए हैं बांग्लादेश ने, और हम 75 साल पूरे कर रहे हैं, और दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। जी। और ये भी समझना पड़ेगा हमें कि अब भारत जो है और बांग्लादेश दोनों मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो, जो बांग्लादेश है आज जो उसकी इकॉनमी है बहुत अच्छा कर रही है, और इसी प्रकार भारत की भी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। और इसी बांग्लादेश और भारत के अंदर अगर मेल मिलाप होता है तो हमारा जो ट्रेड है, कनेक्टिविटी है, और उसके बाद कोऑपरेशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस में, ये बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर आप ये देखें कि आज़ादी से पहले भी जो हमारी कनेक्टिविटी थी 1965 से ज़्यादा, वो कनेक्टिविटी भी अभी तक इतनी नहीं आई है। अगर पूरी आ जाती है तो हमारी मूवमेंट जो है वो बड़ी फास्ट हो जाएगी, स्पेशली रेस्ट ऑफ इंडिया से नॉर्थ ईस्ट में अभी बहुत सर्कुटस रूट जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश की जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, और बहुत ही मुझे लगता है बढ़त आएगी। 2-3 चीज़ें हैं, एक तो स्पेस में बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर एनर्जी में है, तीसरा पावर में है, क्योंकि पावर कई जगह भारत में बनती है, वो बड़ी जल्दी पास की जा सकती है बांग्लादेश में। जो चौथा हमारा है डिफेंस में कोऑपरेशन की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पांचवा हिस्सा है कि अगर आप देखें पीछे की बैकग्राउंड कि जो जब से शेख हसीना आई है, भारत के और बांग्लादेश के जो रिलेशन है बहुत अच्छे हुए हैं, और उसके कारण क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट में कुछ एक मिलिटेंसी थी उसका एक श्रेय जाता है बांग्लादेश में शेख हसीना को, क्योंकि वहाँ चिटागोंग हिल्स में इनके ज़्यादा बेसिस थे। जब भूटान से इन बेसिस को निकाल दिया गया था, भूटान की आर्मी ने इनको ऑपरेट किया था, तो 2000 के स्टार्टिंग में ये आ गए थे बांग्लादेश में। जब से शेख हसीना आई है तब से ये बिल्कुल जो नॉर्थ ईस्ट है वो पीसफुल हो गया है। उसकी वजह ये भी है कि इन्होंने कोऑपरेशन जो है बांग्लादेश से। दूसरा जो एक मैं बताऊंगा जो कॉज ऑफ कंसर्न अभी भी है भारत और बांग्लादेश में, वो है कहीं ना कहीं फंडामेंटलिज्म और टेररिज्म, क्योंकि जमाते इस्लामी जो बिल्कुल, मैं इस पहलू को आपसे समझूंगा अश्वनी जी, क्योंकि आतंकवाद का मुद्दा भी, चरमपंथ का मुद्दा भी बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वो मुद्दा भी उठा है, और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है सुरक्षा की दृष्टि से। लेकिन अगर मैं इस चर्चा कर रहा हूँ इस बात की कि 50 साल बांग्लादेश की आज़ादी के और 75 साल भारत का अमृत महोत्सव, इन दोनों देशों की जो यात्रा रही है और जो रिश्ते रहे हैं उसे आप कैसे देखती हैं? क्योंकि बांग्लादेश के निर्माण में भारत का जो योगदान रहा है उसे बांग्लादेश भी मानता है, और बांग्लादेश की तरक्की उन्नति में भारत का जो योगदान रहा है उसको बांग्लादेश भी मानता है। आप कैसे देखती हैं? 50 साल में तो बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रेस हुई है वो 2008-2009 से, जब शेख हसीना पावर में आई है तब से वो हुई है। क्योंकि जैसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का हम लोग बात करते हैं, जो रेल और रोड कनेक्टिविटी जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में था 1965 पहले, अभी दोनों देश में यही एफर्ट रही है कि ये जो हम लोग और एक बार कैसे इसको रीएस्टाब्लिश करेंगे। तो ज़्यादातर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है वो है 1965 में हमारा जो था वो पहले एस्टाब्लिश करके उसके आगे जाएंगे। तो इसमें बहुत सारा है, जो जो सिंगल मीटर गॉज था उसको अभी ब्रॉड गॉज में कन्वर्ट किया गया है। जैसे पहले बताया गया है कि अभी ग्रिड कनेक्टिविटी भी हो गई है। तो अभी जो ये जो रिश्ता है ये सिर्फ बायलैटरल रिलेशनशिप के बीच में मतलब लिमिटेड नहीं है। हम लोग भी सब रीजनल कोऑपरेशन का बात कर रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड की एक जो लॉ इंडिया लाई है कि जिसके फैसिलिटेट करेगा कौन ट्रेड कर सकता है। और बांग्लादेश भी अभी $1 बिलियन भूटान में इन्वेस्ट किए उनके हाइडल प्रोजेक्ट में। तो ये सारा आप अगर देखेंगे कि एक है कि कनेक्टिविटी सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी का बात नहीं है, लोगों के बीच में कनेक्टिविटी, कल्चरल कनेक्टिविटी, जैसे हम लोग सेलिब्रेट किए नजरुल और टैगोर का बर्थ सेंटिनरी, वैसे आप अगर कनेक्टिविटी देखेंगे, ग्रिड कनेक्टिविटी, मतलब ये जो कनेक्टिविटी है वो वेरियस स्तर में चल रही है। तो इसीलिए वो सरप्राइजिंग नहीं है कि दोनों देश का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इसको डिफाइन किए हैं कि ये जो पर्टिकुलर फेज ऑफ रिलेशनशिप है इसे गोल्डन चैप्टर बायलैटरल रिलेशनशिप में।
तो यही मैं बोलूँगी कि बहुत आगे जा चुकी है रिलेशनशिप, बहुत स्टेबल रिलेशनशिप है और मुद्दा एकदम क्लियर है और जी। आगे भी बढ़ने का सारा उम्मीद है। जाहिर तौर पे भारत और बांग्लादेश विकास की यात्रा में अगर साथ साथ चल रहे हैं, अपने सुरक्षा के, उनके दोनों देशों के जो हित हैं, विकास के जो हित हैं, आर्थिक व्यापारिक दृष्टि से जो हित हैं, दोनों ही देश उस पर एक साझा तरीके से आगे चल रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे को साथ लेकर, और साथ ही 25 साल का, आने वाले 25 सालों का एक विजन लेके दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। रीवा गांगुली जी, आप कुशियारा नदी समझौते की बात कर रही थी। ये कुशियारा नदी समझौता क्यों महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों को क्या लाभ होगा? देखिए, बांग्लादेश और भारत के बीच में 54 शेयर्ड रिवर्स हैं। जी। मोस्टली बांग्लादेश लोअर राइपेरियन है, पर कुछ एक आध नदी में हम भी लोअर राइपेरियन है। गंगा वाटर ट्रीटी का जो एग्रीमेंट है 96 का, वो हमारे रिलेशन में एक बहुत लैंडमार्क डेवलपमेंट था, क्योंकि आफ्टर लॉट ऑफ नेगोशिएशन वी एग्रीड ऑन के किसको कितना पानी का जो बंटवारा हुआ, और उसके बाद से आपको पता है तीस्ता का एग्रीमेंट हुआ, पर उसमें एक्चुअल उसका साइनिंग नहीं हो पाया है, और इसलिए एक फीलिंग है कि वी मस्ट मूव फॉरवर्ड ऑन द जी। अदर रिवर्स, क्योंकि एक ही नदी तीस्ता नहीं है। हम तो तीस्ता साइन करने के लिए बहुत दिन से ही तैयार थे, जी। पर क्योंकि हमारे फेडरल सिस्टम में स्टेक होल्डर्स को लेना पड़ता है साथ, तो बहुत रीजंस की वजह से भारत ये साइन नहीं कर पा रहा है। पर तीस्ता से हटके हम जो ये बाकी सारे नदियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जैसे दूध कुमार, खोआई, और अभी हमने कुशियारा का जो वाटर शेयरिंग के बारे में एग्रीमेंट हो गया है। दिस इज अ वेरी गुड डेवलपमेंट, बिकॉज आपको पता है भारत बांग्लादेश दोनों ही बहुत क्लाइमेट वालनरेबल जी। कंट्रीज हैं। हमारे अपने हम लोग जो डेवलप कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो वाटर मैनेजमेंट के, आपने देखा कि इस विजिट के दौरान फ्लड डेटा एक्सचेंज ऑन रियल टाइम बेसिस एग्री किया गया है। फिर एम्बैंकमेंट प्रोटेक्शन, दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, और ये एकदम डायरेक्टली लोकल कम्युनिटीज को इफेक्ट करता है। तो जॉइंट रिवर कमीशन की मीटिंग भी 12 साल के बाद अभी पिछले महीने हुई है। तो पानी के मुद्दे पे जो हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और उसका एक एग्जाम्पल इतनी जल्दी आ गया कि कुशियारा के जी। ऊपर एक एग्रीमेंट हो गया, तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी गुड डेवलपमेंट। जी। स्मृति जी, आप कैसे देखती हैं इस मुद्दे को, क्योंकि नदियों का जल बंटवारे का जो मुद्दा है, जलवायु परिवर्तन का जो मुद्दा है, वो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच हमेशा से चर्चा के केंद्र में रहे हैं, और एक महत्वपूर्ण समझौता इस विजिट में देखने को मिल रहा है शेख हसीना के साथ। आप कैसे देखती हैं इसको? ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि जैसे अभी मैडम रीवा गांगुली दास बताए कि सिर्फ एक रिवर की बात नहीं है, 54 रिवर्स है, उसमें गैंजेस में तो हम लोग ट्रीटी साइन किए हैं, लेकिन सबसे एक सेंसिटिव एक एक्सपेक्टेशन बांग्लादेश में रही है कि हम तीस्ता नदी का जो बंटवारा है वो कितना जल्दी साइन हो सके। जी। आज भी प्राइम मिनिस्टर हसीना उसके बारे में बात की कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तीस्ता के ऊपर तीस्ता रिवर एग्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ है कि ऑलमोस्ट एग्रीड था और लास्ट मिनट में ये साइन नहीं हुआ, तो इसीलिए सब समय बांग्लादेश को लगता है कि हम लोग ऑलमोस्ट रेडी थे, तो फिर क्यों नहीं साइन हो रहे। लो हैंगिंग फ्रूट की तरह है। जैसे आजकल हम लोग सिर्फ मतलब वाटर शेयरिंग का बात नहीं कर रहे हैं, वी आर स्पीकिंग ऑफ ऑल्सो बेसिन मैनेजमेंट, लार्जर एनवायरमेंटल इश्यूज, और उसको लेके फ्लोरा फोना इकोलॉजी। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एम्फासिस की है कि एनवायरमेंट इशू जो है और बाकी सुंदरबन का जो इशू है, आज जी। उन्होंने एम्फासिस किया कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों देश के, क्योंकि कॉमन हेरिटेज सुंदरबन है, वो भी क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से वहाँ पे भी इम्पैक्ट हो रहा है, सैलिनिटी बढ़ रहा है। और नदी का जो बंटवारा का बात करते हैं हम लोग, कभी ये नहीं बात करते हैं कि एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया है दोनों साइड में, पहले जैसा रिवर का जो फ्लो था अभी वैसा फ्लो नहीं है, क्योंकि बहुत जगह पे लोग क्या किए हैं, हैंड पंप लगा के पानी भी
ले लेते हैं तो रिवर का जो वाटर जनरेशन है वो जनरेशन सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। तो इसीलिए आप सब समय देखेंगे कि लोग बोलते हैं कि पहले तो नदी में इतना क्यूसेक पानी था, अभी तो इतना क्यूसेक है, हमें तब इतना क्यूसेक मिल रहा था, अभी उतना क्यूसेक, मतलब ये सब समय नंबर होता है, नंबर कैसे कम हो रहा है, मतलब उसमें वो लोग देखते हैं कि शायद इंडिया नहीं दे रहा है, लेकिन वो बात नहीं है। बहुत सारा जी। फैक्टर है जो कि इम्पैक्ट किया है रिवर का लाइफ में। और एनवायरमेंटल फ्लो का हम लोग तो बात ही नहीं करते। हम लोग सब इंडिया को कितना मिलेगा, बांग्लादेश को कितना मिलेगा, लेकिन कोई नदी का बात नहीं करते कि नदी को भी अपना फ्लो मेंटेन करना है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंडेंट एक इकोलॉजी है, हम लोग उसका बात नहीं करते हैं। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन है कि जेआरसी जैसे 12 साल के बाद अभी मिला है, तो लगता है कि ये जो इशू है, लार्जर इशू रिगार्डिंग द रिवर, द बेसिन मैनेजमेंट शुड टेक प्राइमेसी ओवर नदी का जो पानी बांटने का जो जी। बात हो रही है। जी बिल्कुल। अश्वनी जी, दोनों प्रधानमंत्रियों की इस बैठक में आतंकवाद और चरमपंथ के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। जाहिर तौर पर आतंकवाद का मुद्दा भारत के लिए भी एक गंभीर कंसर्न रखता है, गंभीर मुद्दा है, बांग्लादेश के लिए भी है और दुनिया के लिए भी है। चरमपंथ का मुद्दा भी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या बन के उभर के आया है और समय समय पर बांग्लादेश में चरमपंथी जो संगठन हैं, उनकी जो गतिविधियां हैं वो भी एक मुद्दा बनती हैं। बहरहाल ये मुद्दा दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच उठा, आप कैसे देखते हैं इसको? देखो, इसको बिल्कुल बहुत ही नाजुक तरीके से देखना चाहिए कि सच्चाई ये है कि बांग्लादेश के अंदर ये तो सच है कि शेख हसीना के आने के बाद जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ थी, जो भारत से मिलिटेंट जाके वहाँ पर चिटागोंग हिल्स के अंदर श्रेय लेते थे, वो हट गया है। तो ये भारत का जो नॉर्थ ईस्ट पीसफुल है, इसकी एक वजह ये भी है कि बांग्लादेश जो है कोऑपरेट कर रहा है। जहाँ हमारी चिंता का विषय है कि वहाँ पर फंडामेंटलिज्म बढ़ता जा रहा है और कुछ ना कुछ लोकल टेररिज्म, जैसे बांग्लादेश मुजाहिदीन है, वो देखें आप, बार बार वो शेर उठाते हैं वहाँ, और कहीं ना कहीं एक प्रकार फंडामेंटलिज्म अगेंस्ट हिंदूज आल्सो, माइनॉरिटीज आल्सो, ये बढ़ता जा रहा है। ये हमारा कॉज ऑफ कंसर्न है, बार बार हम बांग्लादेश को बताते हैं। तीसरा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रोहिंग्या जो हैं, 11 लाख के करीब रोहिंग्याओं को जो शरण दी हुई है बांग्लादेश ने, जो कि आए हुए म्यांमार से, और उनको कोक्स बाजार में रखा हुआ है। हमारी चिंता का ये विषय है कि वहाँ से वो भारत की तरफ अंदर घुसने की कोशिश करते रहते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि भारत के अंदर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और वो भारत के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। वो बार बार हम शेयर करते हैं बांग्लादेश से, वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। अगला हमारा कॉज ऑफ कंसर्न है कि चाइना का। देखो, बात ऐसी है, जहाँ पर भी चाइना गया है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव बनाया है, ये जो छोटे छोटे देश हैं, ये सब डेप ट्रैप में पड़ गए। आप श्रीलंका देखें, आप पाकिस्तान देखें, आप म्यांमार देखें, आप किसी हिसाब से नेपाल देखें, और बांग्लादेश मैं मानता हूं इतना नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश ने इकोनॉमिकली बहुत अच्छा किया, टेक्सटाइल का एक सुपर पावर है, मगर हम बार बार वार्न करते रहते हैं बांग्लादेश को कि आप चीन से ज़्यादा नज़दीक आएंगे तो चीन के डेप ट्रैप में आ जाएंगे। ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है, ये बताते हैं। क्योंकि चीन जो है, ये समझने की कोशिश करो कि वो भारत को घेरना चाहता है चारों तरफ से, और उसका स्टार्ट है कि अगर आप कुआ कप्पू का पोर्ट देखें म्यांमार के अंदर, कोको आइलैंड, वो उसने कब्जा किया हुआ है। ये चिटागोंग का जो है बांग्लादेश में करने की कोशिश कर रहा है। इसी प्रकार हमनटोटा श्रीलंका में, मालदीव का एक आइलैंड, और जिबूटी जो ईस्ट अफ्रीका में उसने फुली डेवलप कर दिया, और ग्वादार पोर्ट। तो ऐसे में ये एक प्रकार से भारत को चारों तरफ से सराउंड करने की कोशिश में बांग्लादेश को हम बार बार बता रहे हैं कि आपको चौकन्ना रहना है। और मुझे लगता है शेख हसीना इस चीज़ में है, और उनकी जो पॉलिसी फ्रेंडशिप विद ऑल मेलाइज विद नन, तो वो भी एक है। पर मुझे लगता है कि अभी कुछ एक 10 साल में भारत और जो बांग्लादेश के डिफेंस के रिलेशन है, उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है। हमें, आपको याद होगा कि एक हमें कॉज ऑफ कंसर्न था जब बांग्लादेश ने चीन से सबमरीन को लिया था, तो भारत ने इसके ऊपर एक उंगली उठाई थी। मगर अब ऐसा लगता है कि बांग्लादेश और भारत की जो फौज के अंदर रिलेशनशिप में बड़े, ट्रेनिंग भी हो रही है, जॉइंट ट्रेनिंग भी हो रही है, हमारी ट्रेनिंग भी वहाँ लोग करते हैं, ऑफिसर और मैन, और वहाँ से भी आते हैं। तो मुझे लगता है अब हम बढ़ रहे हैं, हमारी नेवी की भी बड़ी कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन है। मगर सच्चाई ये भी है कि चीन जो है वो एक कॉज ऑफ कंसर्न अभी भी है भारत के लिए, और भारत बार बार बांग्लादेश को बता रहता है। तो एक अश्वनी जी, 71 का बार बार जिक्र होता है दोनों देशों के, जब भी प्रधानमंत्री मिलते हैं या दोनों देशों की जब भी वार्ता होती है। 71 का जो घटनाक्रम है वो कितना महत्वपूर्ण है रिश्तों के लिहाज से?
देखो बहुत महत्वपूर्ण है, मगर वो ज्यादातर शेख हसीना के लिए है, बिकॉज उनका इमोशनल इशू है। और मुक्ति बहानी बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। हमें ये भी समझना चाहिए 71 की जो इनको इंडिपेंडेंस मिला था, 75 के अंदर ही शेख मुजीबर रहमान का एक प्रकार से मार दिया गया था, और उसके बाद रिलेशन में काफ़ी खटास आई थी। जब शेख हसीना आई है फिर रिलेशनशिप बहुत अच्छा इंप्रूव। और इसमें कोई शक नहीं, जो 1971 वार में जिस प्रकार से भारत ने बांग्लादेश में लिबरेशन वार में हिस्सा लिया था, आपको पता है कम से कम 3 करोड़ के करीब जो लोग थे वहां से, कहते हैं कि करीब 3 से 5 लाख के करीब बांग्लादेशियों को मारा गया। उस समय जो अत्याचार किया पाकिस्तान की आर्मी ने, तो भारत अगर उस समय मदद नहीं करता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। याद रखो अमेरिका जो था वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था। तो मुझे पूरा विश्वास है ये चीज तो शेख हसीना की तो पर्सनल भी ट्रेजेडी है, मगर ये बांग्लादेश अभी मानने लगा है कि भारत ने जो मदद की है वो काबिल तारीफ है। और मुझे लगता है कि अब ऐसा पीरियड चल रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में कि हमारे ट्रेड, कनेक्टिविटी, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी, इनमें मिलाप होगा तो हम बहुत ज्यादा एक दूसरे से गेन करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश भी अब इकोनॉमिकली अच्छा कर रहा है, भारत भी। बिल्कुल, बांग्लादेश के निर्माण की बात को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कई मंचों से कह भी चुकी हैं कि भारत ने जो उनकी मदद की, उनके देश की मदद की, उसके लिए उनका देश हमेशा भारत के प्रति एक आभारी रहेगा, आभार मानता है। लेकिन रीवा गांगुली जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा कनेक्टिविटी का है। रेलवे के विकास के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे, एक समझौता महत्वपूर्ण इस दिशा में भी हुआ है। इसे आप कैसे देखती हैं? कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है बांग्लादेश और भारत के बीच। जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। पर जस्ट टू गो बैक टू 71 वॉर, मैं एक पॉइंट सिर्फ ऐड करना चाहूंगी कि ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि बांग्लादेश में ऐसे बहुत रेजीम्स आए हैं, स्पेशली जो काफी सालों से वहाँ मिलिट्री रेजीम था, उन्होंने इंडिया का जो रोल था 71 वॉर में उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो ये जो आज हमारा रोल, जो हमारे सोल्जर्स ने जो खून बहाया, हमारे लोगों ने का जो सैक्रिफाइस है, उसका जो रिकॉग्निशन है, वो शेख हसीना जब से पावर में आई है वो बहुत बोल्डली करती है। तो और ये बहुत यूनिक हमारा लिंक है। तो इसको उस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी देखना जरूरी है। आपका क्वेश्चन जो कनेक्टिविटी वाला है वो बहुत ही देखिए बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और इस विजिट में भी आपने देखा कि कनेक्टिविटी के बारे में बहुत कुछ हुआ है। मेनली देखिए 65 से पहले जितने रेल लिंक थे उनको री एस्टैब्लिश करने का एक प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का है, और उस पे हम आगे बढ़ रहे हैं। 47 में पार्टीशन के बाद पूरा नॉर्थ ईस्ट इकोनॉमिकली बहुत डिवास्टेटेड हुआ, क्योंकि उनकी जितनी कनेक्टिविटी थी पोर्ट्स के साथ और आपस की, वो खराब हो गई। तो अभी जो हमारे जो ट्रायल रन्स हुए हैं थ्रू चिटागोंग पोर्ट और मोंगला पोर्ट, इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट को डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी टू 2 पोर्ट्स। फेनी ब्रिज जहां उतरता है सबरूम सिटी से फ्रॉम त्रिपुरा, वहां सीधा रोड 80 किलोमीटर्स का रोड है, उनको चिटागोंग पोर्ट में कनेक्टिविटी मिलेगी। इनलैंड वाटरवेज के थ्रू भी कनेक्टिविटी मिल रही है, और जो अखोड़ा अगरतला रेल लिंक है इवेंचुअली जाके वो कलकत्ता तक ज्वाइन कर सकता है। उसके बीच में एक टेक्निकल डिफिकल्टी है, क्योंकि कुछ सेक्टर्स में ब्रॉड गेज नहीं है, वहाँ डुअल गेज करना पड़ेगा, या वॉट एवर सोल्यूशन इज फाउंड थ्रू टेक्निकल मीन्स। तो कनेक्टिविटी जो है वो सिर्फ माने वो ना ही केवल बांग्लादेश को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी देगा, वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, और सब रीजनल कनेक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इनमें से कुछ प्रोजेक्ट जैसे अखोरा अगरतला वाला तो हमारा ग्रांट प्रोजेक्ट है, कुछ हमारे एलओसी प्रोजेक्ट्स हैं। तो इट्स वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अस फॉर द सब रीजन। कनेक्टिविटी का मुद्दा भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर पटनायक। लेकिन व्यापार की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से दोनों देशों के रिश्ते को आप कैसे देखती हैं? आप अगर ट्रेड का बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी का बात कर रहे हैं, मैं ये बोलूँगी कि वो एक्चुअली लिंक्ड टू द कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। जो रेल लिंक हो, अभी फ्राइट ट्रेन 53 इयर्स के बाद और एक बार शुरू हुआ है। वैसे आप अगर देखेंगे जैसे इनलैंड वाटरवेज है, जिसमें आपका जो कॉस्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है कि जैसे नेशनल वाटरवे 1 और 2, जहाँ पे 80% ड्रेजिंग का कॉस्ट इंडिया देता है, 20% बांग्लादेश देती है,
तो इसमें अगर आप देखेंगे ट्रेड को आप कनेक्टिविटी से अलग नहीं कर सकते हैं, जी। क्योंकि कनेक्टिविटी ट्रेड को बढ़ावा देता है। और सेकंड चीज़ यहाँ पे एक ही चैलेंजिंग चीज़ है, नॉन टैरिफ बैरियर का बात होती है कि बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसके वजह से वो ट्रेड जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता है। लोगों को मतलब एक तरह का डिसइंसेंटिव होता है, जबकि आप बॉर्डर में क्रॉस करने के लिए आपको बहुत सारा पेपर चाहिए। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट के हिसाब से 22 सिग्नेचर चाहिए आपको बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। तो ऑब्वियसली जिसको ट्रेड करना है तो बहुत सारे लोग जाहिर तौर पे भारत और बांग्लादेश का जो ट्रेड है, जो व्यापार है, उसको एक नई ऊंचाई मिल रही है, क्योंकि आईटी की बात की जाए या अंतरिक्ष स्पेस की बात की जाए, न्यूक्लियर एनर्जी की बात की जाए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। इससे उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में बात चाहे व्यापार की हो, उसे एक नई ऊंचाई मिलेगी, उसे एक नई गति मिलेगी। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, संसद टीवी से बात की, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।